सो गाइस, मेरा नाम पता है आप लोगों को क्या है? आई एम सी ए सागर विजयवर्गीय. आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ पार्टनर एट दी बी श्रॉफ एंड कंपनी, जहां पर मैं टैक्स एंड ऑडिट में डील करता हूं. आई एम ऑल्सो अ स्टॉक ट्रेडर एंड आई ऑल्सो टीच टू द स्टूडेंट्स. एंड सी एस वालों दोनों को पढ़ाता हूं मैं. इन सी आई टेक इनकम टैक्स क्रैश बैच में. एंड एक सब्जेक्ट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EIS जिसको कहते हैं. तो वो एक सब्जेक्ट मैं लेता हूं जो कि इंटर में होता है. एंड CS वालों को मैं आपको पढ़ाऊंगा टैक्स लॉस, जो कि हमारे ग्रुप 1 का पेपर नंबर क्या होगा, 4th. कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है पेपर. आज क्या पढ़ेंगे? आज ज्यादा कुछ पढ़ना तो चालू करने नहीं वाले, है ना. पहले दिन तो क्या पढ़ना है, पहले दिन थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेते हैं, देखते हैं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या है सब्जेक्ट के अंदर. थोड़ा एक ब्रीफ लेंगे सब्जेक्ट का, फिर कल से अपन पढ़ना क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्ट. मैं आपको पहले दिन सब कुछ क्लियर करूंगा. सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इजी है, प्रॉब्लम होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है. आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग टुडे. तो हम पूरा एक रोड मैप डेवलप कर लेंगे कि हमें किस तरीके से सब्जेक्ट को प्रोसीड करना है. कुछ आप लोगों के डाउट्स होंगे सब्जेक्ट को लेकर, कुछ बातें सुनी होगी, तो विल ऑल्सो एड्रेस दैट. सर हमने फाउंडेशन के अलावा जाकर कुछ और सोचा अभी नहीं है, EET के अलावा कुछ सोचा नहीं है. ऐसा है कि पद की एग्जीक्यूटिव के बारे में खबरें निकाली है, थोड़ी बहुत निकाली है. सो गाइस, आई एम गोइंग टू टेक द सब्जेक्ट टैक्स लॉस. टोटल 100 मार्क्स का पेपर है. एंड ये जो पेपर है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव. कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे? एक मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चंस. सर क्या नेगेटिव मार्किंग है? 100% है. कितनी है? 0.25 इज दी नेगेटिव मार्किंग. इसका मतलब यह है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका चला गया. सी, ऑब्जेक्टिव पेपर इजी भी होते हैं कुछ एंगल से, इन कुछ एंगल से क्या होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं. तो या तो आप सोचोगे यार मैं, देखो होता है जैसे आपने लॉ पढ़ा रहे आपको सर, तो ये तो सब्जेक्टिव पेपर है आपका. यहां पर आप क्या सोचोगे कि सर 100 मार्क्स का हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे. तब जाकर आप लिख कर आओगे, तब जाकर अच्छा लिखोगे तो 50, 55, 60 ऐसे मार्क्स मिलते हैं. जनरली पेपर अच्छा अटेम्प्ट करना पड़ता है क्योंकि राइटिंग हमारी स्किल्स बहुत सारे लोगों की उतनी अच्छी नहीं होती. लेकिन ये सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप इस पेपर को 40 नंबर का भी अटेम्प्ट करके आते हो ना, 40 सही पता है, वो अटेम्प्ट करके आते हो तो 40 में से कितने मिलेंगे? 40. 50 का करोगे तो कितने मिलेंगे? 50. तो ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है जहां पर आपको 100 मार्क्स का क्या करना है, अटेम्प्ट करना ही है. ये मुझे ऑब्जेक्टिव के बारे में सबसे अच्छी चीज लगती है कि जितने अपन को 70 आते हैं 70 ही अटेम्प्ट करना है. आप सोचो कि चलो ट्राई अवर लक इन 30, दोस्तों वहां पर क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है. ये जो टैक्स लॉ वाला सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के अंदर हमें 2 चीजें दे रखी, 2 टाइप के टैक्स लॉ दे रखे जो हमें पढ़ना है. सिलेबस काफी वास्ट है. उनने हमें पढ़ाया है DTL. DTL इज डायरेक्ट टैक्स लॉस. ठीक है, अभी कुछ नोट डाउन मत करिए, मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताऊंगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं. आपको मॉड्यूल लिखना है, नहीं लिखना है, नोट्स, वो टेस्ट वेस्ट, सारी जो बातें हैं हम पहले दिन ही क्या कर लेंगे दोस्तों, डिस्कस. एंड उसी के ऊपर हम रन करेंगे. हमें 2 टाइप के टैक्स लॉ पढ़ाए जाएंगे. एक है डायरेक्ट टैक्स लॉस और एक रहेगा दोस्तों आपका इनडायरेक्ट टैक्स लॉस. DT एंड IDT दोनों ही 50-50 नंबर के हैं. मतलब दोनों टॉपिक जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 50-50 मार्क्स के. आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है. अब डायरेक्ट टैक्स लॉस के अंदर एक ही टैक्स लॉ आपको पढ़ाया जाएगा, दैट इज इनकम टैक्स. सिर्फ एक ही चीज जो कि कितने नंबर की आएगी, 50 नंबर की. और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस के अंदर आप लोगों को 2 टैक्स लॉस पढ़ाए जाएंगे. एक है आपका GST और एक है आपका कस्टम्स. ये है. तो अगर मैं देख के बताऊं इस तरीके से, तो आपका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है CA वालों से. मतलब CA में भी टैक्स होता है, उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है टैक्स, आप लोगों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टैक्स. लेकिन आपका सिलेबस उनके सिलेबस से ज्यादा है, ये बात याद रखिएगा. अच्छा, 50 नंबर का इनकम टैक्स पूरा आएगा. GST एंड कस्टम में ऐसा मैंने नोटिस किया है दोस्तों कि 45 नंबर का जनरली क्या आता है, ऐसा कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है 43 हो जाए, हो सकता है 41 हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज मानेंगे तो कितना मान के चलो, 45. एंड कस्टम जो है दोस्तों कितने नंबर का मान लो, 5.
ये आपका सिलेबस है, 100 नंबर हो गए टोटल, 50, 45 और 5। अब इसमें क्या किया है अपने मॉड्यूल के अंदर, ध्यान से सुनना, अपने मॉड्यूल के अंदर टोटल 800 पेजेस है। वी हैव 800 पेजेस मॉड्यूल। उस 800 में से 850 मानिए, अपने पेजेस जो है वो 850 है, अप्रोक्स बोल रहा हूं। उसमें से 700 पेज जो है वो किसके पता है, इनकम टैक्स। और जो बचे वो 150 पेज, उन 150 पेजेस में 100 पेज किसके हैं, जीएसटी। एंड जो 50 पेज बचे हैं वो किसके हैं, कस्टम। इसको देख के कुछ समझ आया, कुछ समझ आया इसको देख के? मतलब जीएसटी में स्कोर करना काफी आसान है। जीएसटी का सिलेबस कितना कम है, इतना कम है जिसकी कोई हद, मतलब आपको बता सकते, जबरदस्ती दे रखा है बच्चों को पास कराने के लिए। क्या दे रखा है, जीएसटी। रिपीटेटिव क्वेश्चंस वहां से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। किसी को भी अगर इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है तो उसका प्राइम फोकस होना चाहिए इन 2 टॉपिक के ऊपर। अगर इस 50 में से अगर आप 35 नंबर ला लेते हो, एग्जाम्शन पक्की है। मैं 50 में से कितने बोल रहा हूं, 35। अपन प्रिपरेशन तो 50 में से 45 लाने की करेंगे कि पास होना है तो किससे हो जाओ आप, जीएसटी एंड कस्टम से हो जाओ, क्योंकि है ही नहीं वहां पे कुछ पढ़ने लायक। प्रॉब्लम आती है कहां पर, इनकम टैक्स। यू हैव 700 पेजेस। 700 पेजेस के अंदर से क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो डिफिकल्ट है ना। आप सोच के देखो, ऐसा नहीं होता कि पेपर डिफिकल्ट आता है। सर क्या सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, देखो इनकम टैक्स को मैं एक चीज से एक्सप्लेन करता हूं लोगों को। ऑफेंसिव मत लेना कोई भी इंसान। इनकम टैक्स इज लाइक गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के जैसा है। गर्लफ्रेंड की आदत होती है, अगर किसी की गर्लफ्रेंड है यहाँ पे, एनीवन हैविंग? नहीं, एक किसी की बहुत है वाले तो और कॉम्प्लेक्स लाइफ हो जाएगी। बहुत है तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई है क्या ऐसा यहाँ पर, एनीवन ऑनलाइन है किसी की गर्लफ्रेंड? नो, ये मोह माया से दूर हो। वेरी गुड। सुनो क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अपना जनरल नॉलेज शेयर कर रहा हूं आपसे। देखो मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है या इजी अपनी लैंग्वेज में। गर्लफ्रेंड का क्या होता है मालूम है, उसको अच्छा लगता है कि अपने बारे में चीजें याद रहे। पहली बार कब मिले, बर्थडे कब आता है, फर्स्ट वीक एनिवर्सरी, सेकेंड वीक एनिवर्सरी, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, ठीक है, उसकी आदत होती है ना। तो इनकम टैक्स में भी हमें क्या रखना है, बातें याद रखनी है कि भैया इस दिन मिले थे, इस दिन ऐसा हुआ था, इस दिन ऐसा हुआ, तो मिले थे तो कहां मिले थे, किस मतलब क्या खाया था, ये सारी बातें याद रखनी पड़ती है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे याद रखो, फिर उसकी मम्मी के बर्थडे याद रखो, भाई के, बहन के, उसका कोई एक्स वैक्स हो तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो मतलब आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से इस दिन मिले, यहां मिले, इस जगह मिले, याद कर लो। आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया, कितना इजी सब्जेक्ट है, वेरी इजी। मेरे को बोलना है और आपको क्या करना है, याद रखना है, दैट्स इट। लेकिन दोस्तों अब सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप साल में 365 में से 400 तो क्या होगा, 365 में से 300 दिन मिले और 300 दिन आपने क्या क्या किया, आपको एक एक बातें याद रखनी है। दैट मेक्स द सब्जेक्ट डिफिकल्ट। तो आपको सिर्फ क्या रखना है, याद रटना है। समझाने में तो ये इतना इजी सब्जेक्ट है, मैं बोलूंगा आप लिखोगे अरे सर समझ में आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बस प्रॉब्लम तब होती है जब आपको उसको रिटेन करना पड़ता है। हाँ लेकिन देखो दोस्तों क्या होता है कि मैंने आपको कहा कि गर्लफ्रेंड के बारे में बातें याद रखनी है ना, उसकी मम्मी पापा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है बताओ, अलग अलग चैप्टर्स होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, गर्लफ्रेंड। तो आपका प्राइम फोकस किस पे होना चाहिए, कुछ ऐसे चैप्टर्स के ऊपर, कुछ ऐसे आप उसके एक्स के बारे में चीजें याद रखने की कोशिश कर रहे हो। आई विल सजेस्ट बॉस छोड़ो उसको, आएगा तो भी 1 नंबर का आएगा तो उसको क्यों फोकस करना उसको। कुछ बच्चे होते सर एक्स के बारे में पूरी स्टडी कर ली सर, 500 क्वेश्चन लगा लिए। मैंने बोला भाई 1 नंबर का आता है, उसके तो 500 लगा के बैठेगा, छोड़ देता। अब बेवकूफी करते लोग, उनको समझ नहीं होती। देखो अपन बोल रहे इस लेवल पर आकर अगर आप हार्डवर्क करोगे ना, यू आर गॉन बॉस, आप गॉन हो। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क। आपको यहां करना है स्मार्ट। इनकम टैक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत स्कोरिंग है, जैसे एक चैप्टर है जो 12 नंबर का आता है, तो वी आर फोकस शुड बी ऑन दैट चैप्टर। तो 50 नंबर का आपने क्या करा, जीएसटी एंड कस्टम्स देखा, एंड 12 नंबर का फट से वो इनकम टैक्स का चैप्टर कर लिया, एक चैप्टर।
नाउ यू हैव 60 मार्क्स इन योर हैंड। अब मुझे बताओ 60 में से अगर आप 40 लाने का ट्राई करो तो पास वही हो गए, बाकी जितना करके आओ उतना बोनस है। सो दिस विल बी द थिंग। मेरे सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा रटना पड़ेगा, एंड मैं रटाने में एक्सपर्ट हूं, क्योंकि सीए वालों को भी आईटी सब्जेक्ट होता है, उसमें रटना पड़ता है, आपने सुना होगा, तो वहां रटाना ही पड़ता है, तो रटाने में आई एम एक्सपर्ट। बट आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू अटेंड द बैच रेगुलरली। नहीं, मेरा एक तरीका होता है, जैसे आज हमने जो पढ़ा वो कल जब हम आएंगे तो अपन पहले क्या करेंगे, रिवाइज। ठीक है, आप लोगों से बुलवाऊंगा, फिर जो हम 2 दिन पढ़ेंगे वो तीसरे दिन अपन क्या करेंगे, रिवीजन, फिर चौथे दिन अपन क्या करेंगे, रिवीजन। ऐसा क्यूमुलेटिव क्या चलता है, रिवीजन चलता है। तो ये रिवीजन जितनी बार होगा उतनी बार चीजें आपको क्या रहेगी, याद। ठीक है, सो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि यू हैव टू अटेंड द बैच रेगुलरली। देखो एक चीज है, एक बार आपने एक बैच मिस करी तो कनेक्टिविटी में क्या होगी, प्रॉब्लम। और सारी बैचेस अटेंड करिए, अगर देखो मिस होती है, ऐसा नहीं कि छुट्टी नहीं होगी, होता है तो आप उसका रिकॉर्डेड वीडियो जो होगा आप क्या कर लीजिए, मांग लीजिए, डिले ना करिए। पेंडिंग रखा दोस्तों, खेल यहां पर क्या हो जाएंगे, खत्म। लेकिन हां, अगर ईमानदारी दिखाई तो 60 नंबर लाना बहुत ही आसान है। ठीक, जो लोगों को डिफिकल्ट लगता है एक्चुअली, क्योंकि उनको लगता है देखो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 20-25 हजार बातें आपको बोलनी है, और आपको 20-25 हजार बातें क्या करनी है, याद, बस। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट के अंदर, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। अब प्रॉब्लम यह है कि बच्चा याद नहीं रख पाता, तुम मोह माया में हो जाते हो। थोड़े दिन में कंपनी लॉ में घुस जाओगे, फिर सिक्योरिटी लॉ में घुस जाओगे, फिर सोचोगे भैया इधर से अकाउंट्स चालू हो गया। रेगुलर स्टडी, जिसने भी सोचा कि भैया ये चैप्टर हो गया बांध के रख दो, 3 महीने बाद देखेंगे, गया, उड़ गया, उड़। अटेम्प्ट कब है सब लोगों का, जून में है। देखो भैया साथ साथ पढ़ो, साथ साथ पढ़कर क्या दे दो, फटाफट अटेम्प्ट, याद रहेगा। डिले किया दिक्कत आएगी ना। वैसे तो जून में जो आता है वही एग्जैक्टली अमेंडमेंट ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होते इनकम टैक्स में, और जीएसटी में ज्यादा अमेंडमेंट आते नहीं है। आते भी है जीएसटी में अमेंडमेंट, तो जीएसटी हमारा बहुत छोटा है बच्चों, तो होता है कि जो अमेंडमेंट आए भी हो सकता है अपने चैप्टर्स में अमेंडमेंट ना आए हो। तो जो हम जून में पढ़ रहे हैं एज इट इज चीजें कहां पे एप्लीकेबल होगी, दिसंबर में। छोटे मोटे अमेंडमेंट आएंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे, तो दिसंबर वाले हो चाहे जून वाले हो उनके लिए सेम ही सिलेबस रहने वाला है। सो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि इस सब्जेक्ट में क्या करना है, रटना है। अब बात आती है सर थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है, मिक्स है। लेकिन मैं एक बात बोलूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स थ्योरी, क्योंकि लॉ है। अगर कोई प्रैक्टिकल केस भी बनेगा, एग्जाम में दोनों आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं। लेकिन एक बात बताओ, कोई प्रैक्टिकल सॉल्व कैसे करोगे, कोई लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी है यहां पर। प्रैक्टिकल सॉल्व कैसे करोगे, जब थ्योरी पता होगी, जब सेक्शंस पता होंगे, तभी जाके आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व। तो ये बात याद रखिए कि आपको यहां फोकस किसके ऊपर करना है, थ्योरी पे। आपको सेक्शन की डिटेल्स पता है तो कितना भी क्वेश्चन को घुमा दें, कितना भी प्रैक्टिकल केस बना दे, आप क्या कर सकते हो, सॉल्व। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम है, देखो दे डोंट नो, वो थोड़े से इनोसेंट भी होते हैं सेज में, वो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं, वी आर नॉट डूइंग मैथमेटिक्स ओवर हियर, है ना, कि हम अपन 50 क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, और हमारे को कॉन्सेप्ट सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर। मेरा बोलना होता है उन स्टूडेंट्स को, और आप लोगों को मेरा बोलना होगा कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस, ट्राई टू लर्न दैट सेक्शन प्रॉपरली। तो किस तरीके से भी घुमाएंगे आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व। अब बात ये आती है कि सर यहां पर मॉड्यूल ने क्या कहा है सब्जेक्ट को लेकर। देखो मॉड्यूल ने डीटीएल के रेस्पेक्ट में क्या कहा है मैं आपको दिखाता हूं। मॉड्यूल ने कहा है डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर आपको, देखो पार्ट 1 इज द डायरेक्ट टैक्स लॉस टू प्रोवाइड, रीड दिस वर्ड, क्या लिखा है यहां पर, वर्किंग नॉलेज ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस। ठीक है, एंड यहां पे लिखा है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताया तो दोनों जगह क्या लिखी है, दोनों जगह लिखा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दोस्तों क्या लिखा है दोनों जगह, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, मैक्सिमम ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज्यादा काम में आते हैं।
रिटर्न कब भरते हैं, आपने सुना होगा इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं, पैन कार्ड के बारे में कुछ बातें होती है, और ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं जो टीडीएस कटता है। आपको मालूम है प्रैक्टिकल लाइफ में टीडीएस कटता है, कंपनी किसी को पेमेंट करी होगी तो क्या काटेगी, टीडीएस काट के पेमेंट करेगी। तो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वाले सेक्शंस होते हैं वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। उन्हें मॉड्यूल तो सब दे रखा है लेकिन पूछते कौन सा है, प्रैक्टिकल ज्यादा। और देखो एक चीज याद रखिए, आप मुझे बताइए इनकम टैक्स का डिटेल नॉलेज चाहिए कि वर्किंग नॉलेज चाहिए? एंड जीएसटी में क्या चाहिए? तो बिल्कुल करेक्ट है आपका इंस्टीट्यूट। उन्होंने क्या कहा, हमने कहा 150 पेज दिए ना, जहां हमने 150 पेज दिए उस पर आपको एक एक चीज बारीकी से डिटेल में क्या होनी चाहिए पता। लेकिन जहां हमने 700 पेज दिए हैं वहां पर उन्हें एक एक डिटेल से मतलब नहीं है। दे नीड ओनली वर्क। सी वर्किंग नॉलेज का मतलब क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ द सेक्शन, इन डेप्थ घुसने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इन डेप्थ घुस रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सी क्या होगा, अगर आप डेप्थ में जाना चाहो तो इनकम टैक्स में इतनी गहराई है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन ट्राई टू रीड द कंप्लीट सिलेबस। आपका सिलेबस जो है ना वो सीए फाइनल के लेवल का सिलेबस है। योर सिलेबस इज ऑफ सीए फाइनल लेवल, बट द क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग विल नॉट बी ऑफ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर किसी इस इंसान को बेसिक नॉलेज भी होना उस सेक्शन का तो वो क्वेश्चन क्या कर सकता है, इजीली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो दिस विल बी द थिंग। हम स्टार्ट डीटी से ही करेंगे दोस्तों। अब यहां पर जो मुझे बात बतानी है कि सर हम पढ़ेंगे कैसे। देखो दोस्तों, मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने माना पढ़ना किससे चाहिए कोई भी चीजों को, मॉड्यूल से। लेकिन वी हैव दिस टैक्स लॉस, मॉड्यूल से पढ़ो चाहे कहीं और से पढ़ो, लॉ तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेक्शन में जो बातें लिखी है दोस्तों वो क्या रहनी है, सेम रेडी। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मैं क्या करता हूं, इनकम टैक्स के आपको नोट्स बनवाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास में क्या करने हैं, कॉपी मेंटेन करनी है। सी अपनी कॉपी के अंदर अगर आप 700 पेजेस को नोट डाउन कर लोगे तो दैट विल बी अराउंड 200-300 पेजेस। खुद की राइटिंग में पढ़ना क्या होगा, काफी आसान। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। मेरी पूरी ड्यूटी रहेगी कि मैं आपका पूरा मॉड्यूल क्या करूं दोस्तों, कवर करूं। तो इनकम टैक्स में मेरा सजेशन होगा कि मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जाए उस पर आप क्या करिए, ट्रस्ट करिए। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा आई विल गिव दी शॉर्ट नोट्स। मैं इस बैच के लिए मतलब इसी बार से मैं एक स्पेशल नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स में ऐसा रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू दी कंपनीज ईस्ट में लिख के नहीं दूंगा, वहां क्या कर दूंगा, डैश डैश। तो जो हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे दैट विल बी देयर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो अंडरलाइंड होंगे या सॉरी फिल इन द ब्लैंक होंगे, उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। तो जैसे ही आपने चैप्टर करा तो आपके पास वो नोट्स रहेंगे, आप उस नोट्स को कंप्लीट रीड करोगे, अपने लेवल पर उसको क्या कर दोगे, फिल। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उस चैप्टर के 20 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपके पास कितने अटेम्प्ट के क्वेश्चन हो गए, 20 अटेम्प्ट। और ये कोई आईआईटी की एग्जाम नहीं है जहां पर अनोखे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेयरली ऐसा होगा 50 में से 5 क्वेश्चन नए आते, बाकी हमेशा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओल्ड क्वेश्चंस। तो जो 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है उस चैप्टर के आप हाथों हाथ क्या कर लोगे, सॉल्व। सो जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ यू विल गेट द शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट चैप्टर। आपके पास कॉपी भी रहेगी, वो शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे, साथ में आपके पास क्या हो जाएंगे, 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो और लेवल के होंगे, देखो एग्जाम का अगर लेवल 1 है तो आई विल बी टेकिंग यू टू द लेवल 2। मैं आपको एक लेवल ऊपर ही पढ़ाऊंगा इनकम टैक्स के अंदर। तो वी विल बी स्टडिंग एट द लेवल 2 और आपको डिटेल में क्वेश्चंस जो है आपके कॉपी में क्या होंगे दोस्तों, मिल जाएंगे। हाँ, जीएसटी के अंदर हम पूरा की पूरा किससे पढ़ेंगे, मॉड्यूल। एक एक वर्ड हम किसका रखेंगे, मॉड्यूल का रखेंगे, क्योंकि 150 पेज है ये पढ़ने के लिए। तो कोई बुरी बात नहीं है कि अपन मॉड्यूल पढ़ लो। अगर लेवल 1 है एग्जाम का तो अपन उसको लेवल 3 तक पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर कौन सा नॉलेज चाहिए होता है, कंसेप्चुअल इन डिटेल। वो पढ़ना काफी क्या होता है दोस्तों, आसान। मुझे जीएसटी पढ़ाने में 1 महीना लगता है और इनकम टैक्स पढ़ाने में 4 महीने 3.5 महीने ऐसा कुछ टाइम लग जाता है। तो 3.5 महीने मुझे कहां देने पड़ेंगे, इनकम टैक्स में, और 1 महीना मुझे कहां देना पड़ेगा, जीएसटी में। एंड आई विल बी टेकिंग जीएसटी वाला पार्ट लेटर, है ना, मैं बाद में लूंगा। उसका रीजन ये है कि देखो अपन जीएसटी वाला पढ़ेंगे अराउंड, अभी नवंबर चला, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अराउंड अपन जीएसटी वाला पार्ट पढ़ेंगे और जून में आपका क्या रहेगा, अटेम्प्ट।
क्लास में पढ़ा, एग्जाम में जाकर देख लिया, काम खत्म। बहुत इजीली आप क्या करोगे दोस्तों, स्कोर करोगे। सब्जेक्ट में बोलता हूं बहुत ही इजी, आपको बहुत मजा भी आएगा। मतलब इसमें मुझे खुद को पढ़ाने में बहुत मजा आता है, आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी। अपन मस्ती कर करके पढ़ेंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स भी ऐसे रहेंगे कि ठीक है आपको मजा ही आने वाला है। बट ये है कि आपको रेगुलरली उस चीज को क्या करना है, अगर रखा बांध के गॉन, फिर वापस से स्टार्ट नहीं कर पाओगे दोस्तों, याद रखना। यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट। जो पढ़ना है मेरे साथ पढ़ना है। फिर सर आपके बच्चों का एवरेज स्कोर क्या रहता है? देखो जितने बच्चे मुझसे कम्युनिकेट करते हैं मैं उन लोगों का मार्क्स लेकर मैं एवरेज बता देता हूँ। सी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो भैया इसके 60 नंबर आ गए, इसने मेरे से 75 पढ़ के 75 लेकर आ गया। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जिनकी रैंक आती है और जो अच्छा स्कोर करते हैं उनमें पहले से ही कैपेबिलिटीज होती है अच्छा स्कोर करें। वो कहीं पे भी पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ते हैं कहीं पे भी पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं मार्क्स लेकर आते हैं। ऑन एन एवरेज मैंने देखा है बच्चों के 40 से लेके 45 के बीच में क्या आते हैं मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर ऑन एन एवरेज। लेकिन मुझे इसको उठाकर लेकर जाना है अबाउ 50, तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप 10 जगह से, आज की तारीख में इंटरनेट है सबके पास, तो आप 10 जगह से नॉलेज लेने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो ये चीज यहां से भी देख ले और डिटेल में पढ़ ले, ये कर ले। सी जितना पढ़ाया जाए उस पे ही देखो, इफ यू आर ट्रस्टिंग मी तो ट्रस्ट ब्लाइंडली, मैं थोड़ी गलत करूंगा आप लोगों के साथ। जितना पढ़ाया जाए उसको ही आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जितने नोट्स दिए जाएंगे, जितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। नो नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, मैं जो बताया उतना कर लिया जाए। गॉट इट गाइस? समझ में आया मैंने क्या कहा? आर यू रेडी? चलिए, आर यू, आवाज ही नहीं आई यार दोस्तों, क्या है, आर यू रेडी और नॉट? यार सुबह कितने बजे आए सुबह सुबह? और कुछ खा के आए कि नहीं आए? अबे खा के आओ ना। नहीं क्या? नहीं सीधा लंच ही करोगे क्या? सोते कब हो? 12 बजे? और भैया जल्दी सोना चालू करो, बाबू सोना बंद करो। 6 महीने की बात है, 6 महीने की तो बात है, उसके बाद खूब खेलना, कौन मना कर रहा है? 6 महीने पढ़ाई कर लो। क्या नहीं तो क्या होता है मालूम है, अभी हो सकता है कि क्लास का टाइम कभी चेंज हो, तो माय क्लास टाइम विल बी इन आफ्टरनून। तो जो माहौल रात का 2 बजे होता है ना, वो दिन के 2 बजे माहौल दिखता है मेरे को। ओ नींद में, ओ कोई गिर रहा है, ओ कोई गिर रहा है, ओ भैया कोई बोतलें गिर रही है, कभी क्या हो रहा है। तो मैंने कहा भैया ऐसा मत करो यार, खा पी के आओ, आराम से एंजॉय करो। और यहाँ तो माहौल भी अच्छा है काफी, तुमको मजा भी आएगा। ऑनलाइन वालों तुम लोग सब ऑनलाइन ही पढ़ोगे, यहाँ पे भी आओगे? आ जाओ यहाँ पे यार, मजा आता है। हाँ भैया रेगुलर लगेगी, मैं क्या इरेगुलर थोड़ी हूं। रेगुलर आऊंगा, 1-2 दिन बाहर गया था घूमने, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आऊंगा। चलिए चालू करते हैं, कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाना वढ़ाना तो है नहीं मुझको आज। भैया देखो यहां पर टैक्स लॉ में एक वर्ड है लॉ। लॉ, व्हाई डू वी हैव लॉस? लॉ की जरूरत क्यों होती है? नहीं, आज से ही पढ़ेंगे। बताओ लॉ की जरूरत क्यों होती है? भैया लॉ पढ़ते हो ना, लॉ की जरूरत क्यों होती है? हाँ, रेगुलेट समथिंग। हाँ एक यूनिफॉर्म। अच्छा लॉ नहीं होता, लॉ नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से क्या करते, बिहेव करते। ट्रैफिक लॉ नहीं होता, तो कोई कहीं से भी आ रहा है, कोई कहीं से भी जा रहा है, कोई किस में भी घुस रहा है। सो वी हैव लॉस कि लोगों से क्या करवानी है, यूनिफॉर्मिटी लानी है। देखो लॉ बहुत सारे टाइप के नहीं होते, 2 टाइप के होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। बताया क्या सर ने आपको, है ना? तो भैया मेरा लेना देना क्रिमिनल लॉ से नहीं है, क्योंकि मैं क्रिमिनल नहीं हूं। जो क्राइम करता है उसको पनिशमेंट मिलती होगी, वो कहां मिलती होगी? क्रिमिनल लॉ में। कौन पढ़ाएगा तुमको? है क्या तुमको क्रिमिनल लॉ सीएस में? भैया अपन एलएलबी नहीं कर रहे कि आपको क्रिमिनल लॉ इतने डिटेल में पढ़ना पड़े। हो सकता है कि श्रेयांश सर कुछ पढ़ा है आपको क्रिमिनल लॉ के रेस्पेक्ट में, एल्स मुझे लगता नहीं कि क्रिमिनल लॉ के बारे में डिटेल में है। हमारा जो ताल्लुक होता है वो किससे होता है? सिविल। देखो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जो बेसिकली लॉ होते हैं वो कौन से होते हैं? सिविल लॉ, दैट आर सिविल लॉस। अभी बनाना स्टार्ट मत करिए, कुछ भी बनाना स्टार्ट मत करिए, जब से बनाने का बोलूंगा तब आपको नोट बनाना। आज बैठकर एंजॉय करिए, देखिए आराम से माहौल कैसा है। देखो सिविल लॉ, अब सिविल लॉ के अंदर भी दोस्तों 2 टाइप के लॉ होते हैं। सिविल लॉ के अंदर भी कितने टाइप के लॉ है? 2 टाइप के।
एक है आपका मर्केंटाइल लॉ। देखो होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को मेरे सब्जेक्ट पे आना है उसी में, मर्केंटाइल लॉ। और एक होता है रेवेन्यू लॉ। मर्केंटाइल लॉ बेसिकली बिजनेस को रन करने के लिए जो भी लॉज बनाए गए हैं वो कहां पर आते हैं, मर्केंटाइल लॉ में आते हैं। आपका कंपनीज एक्ट हो गया, देन यू हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यू हैव पार्टनरशिप एक्ट, वो सारी चीजें कहां पर आती है, मर्केंटाइल लॉज में, बिजनेस को रन करने के लिए। रेवेन्यू लॉ दोस्तों, देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। ये पैसा आएगा कहां से, टैक्स। तो गवर्नमेंट ने क्या बना रखे हैं, रेवेन्यू लॉस। देखो हमारी कंट्री कोई टैक्स हेवन तो है ही नहीं। एवर हर्ड द वर्ड टैक्स हेवन? टैक्स हेवन का नाम सुना है कभी? ऐसी कंट्रीज जहां टैक्स नहीं लगता है? कुछ ऐसी कंट्रीज जो आपको पता जहां टैक्स नहीं लगता? सऊदी अरब, सऊदी अरब में नीचे लगता टैक्स, है ना, कम इनकम टैक्स नहीं है वहां पर, नहीं है, दे डोंट हैव टैक्स। मॉरिशस, दे डोंट हैव टैक्स। बर्म्यूडा, दे डोंट हैव टैक्स। लिसिस्टन, जर्मनी, बेसिकली दे डोंट हैव टैक्स। यहां पर टैक्स नहीं, तो सर इनके देश चलता कैसे? बाली, इंडोनेशिया, यहां पे बहुत कम टैक्स है, बताओ क्यों? अबे उनको देश चलाने के लिए उनके पास पैसा, उनको अल्टीमेटली क्या चाहिए, पैसा। दुबई वाले तेल से ले लेते पैसा, और ये मॉरिशियस और ये सब बाली वाली टूरिस्ट कितने जाते हैं वहां पर, तो वो वहां से कमा लेते। तो उनके पास पैसा है देश चलाने के लिए। अपने देश में एक ही चीज ज्यादा है, आबादी। अरे काय का टाइप, अपने देश में एक ही चीज ज्यादा है दोस्तों, आबादी। अब ये इतने सारे लोग जो देश में आ रहे हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसकी फंडिंग कहां से करें? या तो कुछ ऐसा तेल का कुआं ढूंढो जाके, है ना, वो अपने देश में ही कम पड़ा। कुछ ऐसा करो ना कि जिससे कुछ अपने देश के अंदर कुछ ऐसा हो कि या तो कोई यूरेनियम मिल जाए भगवान की दया से कहीं से, तो अपन लोगों को यूरेनियम बेच के पैसा कमाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वहां से कमा रहा है, तो दे डोंट हैव दैट मच टैक्स रेट्स। अपने यहाँ तो देश चलाने के लिए वही चाहिए ना यार। सो वी हैव रेवेन्यू लॉस। दोस्तों मैं क्या कर सकता हूं, अब है तो पढ़ना है तो पढ़ना है। देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो हमें आना है रेवेन्यू लॉस में। रेवेन्यू लॉस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स लॉस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। रेवेन्यू लॉस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स लॉस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एनीवन इन द क्लास व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स लॉस? डायरेक्ट टैक्स लॉस, ओ दोस्तों हाँ बिल्कुल, जिसकी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। एनीवन, व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्स लॉस? What is company? What is public company? Which is not private company. What is private company? Which is not the public. अबे बेटा सुनो, ऐसे याद रखो, क्या होता है, एक होता है, देखो एक होता है लाइबिलिटी। मैं बताता हूं, एक वर्ड होता है लाइबिलिटी और एक वर्ड होता है बर्डन। एक वर्ड होता है लाइबिलिटी, एक होता है बर्डन। पहले अपन इनडायरेक्ट टैक्स लॉ की बात करते। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ यानी जीएसटी, गवर्नमेंट को टैक्स देने की लाइबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट को टैक्स देने की लाइबिलिटी किसकी? कौन खेल रहा है ये बटन से? अच्छा फैन चालू कर रहे क्या? हाँ बंद करना, अब गर्मी लग रही है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। लाइबिलिटी और बर्डन, दो वर्ड याद रखना। कोई आपसे पूछे इनडायरेक्ट टैक्स लॉ क्या होता है, तो बोलना रुक इधर आ। दो वर्ड होते हैं, एक होता क्या, लाइबिलिटी, एक होता है बर्डन। लाइबिलिटी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में किसकी होती? गवर्नमेंट को देने की, शॉपकीपर की। किसकी होती है? शॉपकीपर किसको टैक्स पे करता है? गवर्नमेंट को। क्या शॉपकीपर अपनी जेब से पे करता है? वो बर्डन किस पे शिफ्ट कर देता है? तो भैया लाइबिलिटी है तो किसकी है? शॉपकीपर की। और बर्डन किसके ऊपर है? कस्टमर के ऊपर। तो दोस्तों अभी तुम लोग फीस भरी कि नहीं भरी? अभी नहीं भरी ना, भरोगे। जब तक तुमको अच्छे से रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आएगी फीस। तो होगा ये कि अगर तुम लोगों से फीस ली तो फीस के साथ एक चीज और लेंगे, जीएसटी। तो बताओ इसमें से फीस और जीएसटी दोनों हमारी जेब में जाएगा? नहीं, जीएसटी हम किसको दे देंगे? नाटा वाले। और लेकिन किससे लेकर देंगे? तुम्हारे से लेकर देंगे। तो दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, जीएसटी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, नाटक से मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरी क्या होगी? कमाई होगी। तो उस कमाई के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? एक टैक्स और देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब फीस लेते हैं,
सेल वाला पोर्शन जो है ना, सेल वाला पोर्शन यानी सर्विसेज हमने जो दी है, जो रिसिप्ट हुई है, उसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी। लेकिन जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, सारे खर्चे, वो ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल बनाना आता होगा ना उसके, तो आखिरी में क्या होता है? नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट पे एक और एक टैक्स लगता है, उसको क्या कहते हैं? तो सोचो कितना टैक्स देते हैं, आप सोच रहे हो? एक तो हम क्या दे देते हैं? जीएसटी ना, जो आपसे 5,000 रुपए लिए, जैसे इनकम टैक्स के 5-6,000 जितने भी होंगे मेरे को नहीं मालूम, लिए, उसमें से अपन ने 1,000 रुपए किसको दे दिए? डिपार्टमेंट को, ठीक है। उसके बाद नाटा वालों ने अपना शेयर रखा, मुझे क्या मिला? मेरा शेयर। उस मेरे शेयर में मेरे खर्चे, आना जाना, पेट्रोल वेट्रोल, डेप्रिसिएशन, मोबाइल, आईपैड, ये कैमरा फेमरा, सब अपने खर्चे, ये सब डालने के बाद, नोट्स वोट्स सब डालने के बाद बचता क्या है? प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट के ऊपर फिर से गवर्नमेंट क्या लेती है? इनकम टैक्स। अच्छा, मैं इनकम टैक्स आपसे रिकवर कर सकता हूं कि बेटा मेरा इनकम टैक्स लग रहा है, लाओ मुझे दे दो? नहीं। तो होगा क्या मालूम है? लाइबिलिटी टू पे किसकी है? मेरी, मैं खुद पे करूंगा। लाइबिलिटी टू पे किसकी है? मेरी, ऑन द सेम पर्सन। एंड बर्डन भी किस पे है? सेम पर्सन। तो इसका मतलब यह होता है जब लाइबिलिटी एंड बर्डन बोथ आर ऑन द सेम पर्सन, दैट इज डायरेक्ट टैक्स लॉस। एंड जब दोनों अलग अलग पर्सन पे होगा तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। ठीक है भैया। अच्छा, एक बात मुझे आपसे एक बात पूछनी है, ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनना। क्या सरकार, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सरकार किसी भी मैटर पर टैक्स लगा सकती है? क्या सरकार किसी भी मैटर पर टैक्स लगा सकती है? वैलेंटाइन डे के पावन पर्व पे बाहर निकलकर घूमने पर बजरंग दल वाले कुछ नहीं करेंगे, घूमो एंजॉय, लेकिन टैक्स, बाहर घूमने पे टैक्स, क्या लग सकता है क्या? बजरंग दल वालों, तुम लोगों क्या गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी क्या जीवन में कभी? कल से गवर्नमेंट बोलेगी भैया सांस लेने पे टैक्स, जितनी सांस लोगे उतना टैक्स दोगे, हर सांस 1 पैसा। बताओ भैया, हाँ क्या हो गया? अच्छा, सांस लेना ही छोड़ देंगे भैया? ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? नहीं भैया, सरकार की इच्छा, सरकार को तो मोदी जी को पैसे चाहिए यार, मोदी जी को ब्रिज बनाना है, मोदी जी को वो फास्ट रेलवे लाइन करनी है, पैसे चाहिए उनको, तो वो तो लगाएंगे, हर मैटर पे टैक्स लगाएंगे, बट दे कैन नॉट डू इट। रीजन, एनीवन इन द क्लास? अस्थमा। अरे अस्थमा क्या है? अरे भैया सब्जेक्ट पे आ जाओ। नहीं, जब तक कोई लॉ पास नहीं होता। नहीं नहीं सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे लगेगा इनडायरेक्ट। नहीं 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 नहीं, मैं डायरेक्ट, देखो, हाँ नहीं वो ठीक है, वो आप बता रहे हो कि लॉ बनता कैसे है, मैं बोल रहा हूं कि कोई बनता तो तब है जब बनने की परमिशन होनी चाहिए। नहीं मिलेगी परमिशन तो कौन नहीं देगा? कौन नहीं देगा? कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज द सुप्रीम लॉ। अरे कॉन्स्टिट्यूशन, किस भी मैटर पे टैक्स लगता है ना, जिस भी मैटर पे टैक्स लगता है वो चीज कहां लिखी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। तो कोई आपसे पूछे कि किस किस मैटर पे टैक्स लगाया जा सकता है, तो दोस्तों क्या देखना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। दोस्तों सुनना, क्या मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि डायरेक्ट टैक्स लॉ यानी इनकम टैक्स लग सकता है? हाँ अबे लिखा होगा ना, जब तो लग रहा है, लिखा होगा। सर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जीएसटी लग सकता है? हाँ लिखा होगा, बिल्कुल, तो लिखा होगा कहीं ना कहीं। और नहीं भी लिखा होता है ना, तो इनके पास पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। वो चाहे तो क्या करेंगे? अमेंड करेंगे और क्या कर देंगे? लिख देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसलिए इनकम टैक्स लगा, इसलिए जीएसटी लगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी मैटर जिस पे टैक्स लगाया जा सकता है, उसके ऊपर लॉ बनाना है, तो लॉ कैसे बनता है? लॉ कौन बनाता है? मोदी जी बनाते लॉ? नहीं, लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। सी, टैक्स लगाने का पावर कोई पूछेगा कहां से आता है, तो क्या बोलोगे? कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड पावर है और टैक्स लॉ लगाना है, लॉ बनाना है, तो बनाएगा कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कैसे बनता है? बिल पास करके। पहले वो बिल आता है, बिल के बाद वो लोकसभा, फिर राज्यसभा। पहले, अब देखो कोई भी पहले खेल सकता है। पहले बोला राज्यसभा वाले बोलते लाओ हमको पहले खेलने दो, तो पहले राज्यसभा वाले, लोकसभा वाले, कोई भी खेलेंगे, दोनों हाउस में पास कराया,
वहां सुप्रीम इंसान बैठा है प्रेसिडेंट, उनकी क्या ले ली, परमिशन ले ली, जो बिल था अब वो बन गया है एक्ट। ठीक है। अच्छा ये पता है आपको कि मान लो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया, तो फिर से वो चीज कहां आएगी, लोकसभा में, फिर कहां आएगी, राज्यसभा, फिर कहां जाएगी। अब वो मना नहीं कर सकते, अब वो मना नहीं, एक बार मना कर सकते, जब 2 बार पास हो गया इसका मतलब फिर वो मना नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो ऐसे तरीके से क्या बन जाता है, लॉ बन जाता। और आप देखते होंगे बेसिकली जो प्रेसिडेंट बनता है वो रूलिंग पार्टी का जो कोई इंसान क्लोज होता है उनको वो बनाया जाता है, क्योंकि यार लॉ पास कराने में थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, आसानी। बट ठीक है, मैं वो तो एक इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन मैंने अपना एक ओपिनियन दिया है। ठीक है। अच्छा, बिल पास कराना पड़ता है, सबको पता है। 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपको। सी हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ का आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। मैंने क्या पढ़ा है, सबसे लॉ 2 टाइप के होते हैं। एक तो कौन सा, सब लोग याद भी करते चलो, सिविल और क्रिमिनल। सिविल क्रिमिनल, सिविल के अंदर बहुत सारे टाइप के होते हैं। 2 टाइप होता है, एक मर्केंटाइल, रेवेन्यू। और रेवेन्यू के 2 टाइप के होते हैं, 2, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, लाइबिलिटी बर्डन सेम पर्सन, लाइबिलिटी पर्सन बर्डन अलग अलग पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। फिर क्या कोई भी मैटर पे लॉ बन सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, देखो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं ना वो सीक्वेंस आपको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। अपन डेली यही काम करेंगे, तो जो सीक्वेंस है ना वो सीक्वेंस, देखो क्या होता है, जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, अपन कहीं नई जगह जाते हैं और ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रास्ता बहुत बड़ा लगता है, अरे यार 5 किलोमीटर, अरे 7 किलोमीटर। लेकिन अगर वही 7 किलोमीटर पे रोज ट्रैवल करने लग जाओ तो जो आपके पीछे बैठा रहेगा वो पहली बार बैठा है तो उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत लंबा है, अरे ये तो है यही है, पास है पास है। अपने को क्या होता है, क्योंकि बार बार चलकर आसान फील होने लगता है। तो जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार मेरे साथ बोलोगे दोस्तों, आपके लिए उतना क्या होने वाला है, आसान। ठीक है। फिर लॉ बनाता कौन है, पार्लियामेंट। कैसे, वो तो आपको बिल पास करके पार्लियामेंट। अच्छा, लॉ बन गया, लॉ बन गया, तो लॉ को एडमिन करने का काम किसका होता है? नो, जुडिशरी का काम नहीं होता, एग्जीक्यूशन का काम। उसको एडमिन करने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी का। इनकम टैक्स का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोदी जी रिस्पॉन्स। हिंदुस्तान के अंदर जो भी लॉ का सही से पालन नहीं होगा तो उंगलियां किस पे उठाई जाएगी? मोदी जी पे उठाई जाएगी, क्योंकि रूलिंग पार्टी यानी सेंट्रल गवर्न। तो बनाता पार्लियामेंट है लेकिन चलाता कौन है? तो समझे मेरा क्वेश्चन का फर्क। बनाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन, बनाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन, बनाया पार्लियामेंट, चलाएगा रूलिंग पार्टी। एंड रूलिंग पार्टी का दोस्तों हेड जो होता है वो कौन होता है? देखो सबसे ऊपर आया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे कौन आ गया आपका? पार्लियामेंट। ये सीक्वेंस याद रखना, कहीं ना कहीं अपन को यूज में आती है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाद दोस्तों चलाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे मतलब इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? मोदी जी ना, प्राइम मिनिस्टर। एक बात बताओ, क्या मोदी जी हिंदुस्तान में यही काम करेंगे क्या? उनको बाहर घूमना है, उनको मजे करने। तो बताओ मुझको कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या मोदी जी सारे लॉ को खुद ही देखने वाले हैं क्या? नहीं देखने वाले। दोस्तों आप मुझे बताइए, रेवेन्यू लॉ को देखने का काम उन्होंने डेलीगेट कर दिया, दे दिया है, किसको दे दिया है? फाइनेंस मिनिस्टर को। तो मोदी जी सुप्रीम है, मोदी जी बोलते भैया मैं सारे लॉ के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन मैं सब तो देख नहीं सकता, तो मैं अपना काम क्या कर रहा हूं? डेलीगेट कर रहा हूं। डेलीगेट किसको कर रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सीतारमण जी। तो शी इज रिस्पॉन्सिबल, शी इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अल्टीमेटली तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मोदी जी। क्या होता है ना, कुछ घपले अपले होते तो सीतारमण जी इस्तीफा दो, सीतारमण जी से मांगेंगे, मोदी जी से भी मांगेंगे, क्योंकि यू आर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने तो किसको अपॉइंट किया है। वो होता है ना, वो डेलीगेशन कर भी देते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मोदी जी की रहेगी, बट हाँ उनने ये काम किसको दे रखा है? सीतारमण जी को दे रखा है। इसके पहले किसके पास था? अरुण जेटली साहब के पास। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा एक बात बताओ, सीतारमण जी अकेले मिलके, अकेले क्या डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ दोनों को संभाल सकती? क्या नहीं संभाल सकती, नहीं संभाल सकती। तो सीतारमण जी ने, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 2 बॉडी बनाई है। ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
पहले दिन भी अपन ऐसी बकवास बात नहीं की, जो एग्जाम में वो बात, दो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो किसी स्पेशल लॉ से इनेक्ट की जाती है। तो दो बॉडी बनाई है, उन बॉडी का नाम बता रहा हूं मैं, एक है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीआईसी का होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये दो बॉडी बनाई गई है दोस्तों। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्पेशल लॉ से बनाया गया है, स्पेशल एक्ट से। एक इंडियन रेवेन्यू एक्ट है, इंडियन रेवेन्यू एक्ट है, उस एक्ट के थ्रू इन दोनों बॉडी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। किसकी हेल्प करने के लिए? फाइनेंस मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए। सो अपन ये एडमिन वाला पार्ट देख रहे हैं, तो एडमिन वाला पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर जी जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले, लेकिन उन्हें ये काम डेलीगेट किसको कर दिया है? सीतारमण जी को। उनने ये काम में अपनी हेल्प मांगी किससे? सीबीडीटी से एंड सीबीआईसी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब अपन सीबीडीटी के बारे में कुछ लिखवाऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं एंड इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? जो मेंबर्स होते हैं, आपने सुना होगा एग्जाम होती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस। एक होती है ना आईएएस, यूपीएससी, हर्ड अबाउट यूपीएससी, तो वहां पे आईएएस ये सब होता है ना, आईआरएस। तो उनके थ्रू इनका क्या किया जाता है दोस्तों? अपॉइंट किया जाता है। बहुत हाई लेवल की दोस्तों यहाँ क्या होती है? पोस्ट होती है। बेसिकली 6 मेंबर होते हैं इनके दोनों बॉडी के अंदर। इसके बारे में बाद में लिखवाऊंगा आपको, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी, सीतारमण जी और इन सीबीडीटी एंड सीबीआईसी के 6 मेंबर मिलकर पूरे देश को के टैक्स लॉ को इजीली गवर्न कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, उनने ना ऑफिसर्स की आर्मी बनाई है। क्या बनाई है? ऑफिसर्स की आर्मी। सी, हम जिस डिपार्टमेंट से हमें काम पड़ने वाला है, उन डिपार्टमेंट में क्या क्या रैंक के ऑफिसर होते हैं, ये आपको अभी से क्या होना चाहिए दोस्तों? पता हो। जैसे किसी पुलिस थाने में इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, टीआई होता है ना, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर। तो जब हम टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको टैक्स लॉ के अंदर क्या रैंक के ऑफिसर थे उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लव लेटर आता है, भैया आपने टैक्स नहीं भरा, तो वो लेटर किसने भेजा, तो वो पता तो होना चाहिए ना कि वो ऑफिसर का कौन है, कहां से लेटर आते हैं, क्या होता है। ध्यान से सुनो। तो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर पीसीआईटी, है ना, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ पीसीसीआईटी ना, पीसीसीआईटी, पीसीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ टैक्स, है ना। अगर आईटी बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स। फिर जीएसटी बोलोगे तो क्या हो जाएगा? जीएसटी। तो सबसे ऊपर कौन होगा? पीसीसीआईटी। फिर इसके नीचे की जो रैंक होती है दोस्तों, वो होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अपन इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो आप इनकम टैक्स ही स्टार्ट करेंगे तो उनके हिसाब से याद रख सकते हो। तो सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर कौन सा होता है? तो पीसीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर आ गया चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देन इसके नीचे का जो ऑफिसर होता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पीसीआईटी। इसको अपन क्या कहते हैं? पीसीआईटी। तो फर्स्ट वाला कौन था? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर उसके नीचे क्या होता है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे की पोस्ट क्या होती है? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एंड इसके नीचे की पोस्ट होती है दोस्तों कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी। इसके नीचे की पोस्ट होती है सीआईटी, यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वो इनकम टैक्स का कमिश्नर है। तो आप सोचोगे कि कमिश्नर तो सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर नहीं है, कमिश्नर के ऊपर इतने लोग बैठे हैं। और ये पीसीआईटी भी, मतलब पीसीआईटी के ऊपर कौन है? बोर्ड। बोर्ड के ऊपर कौन है? सीतारमण जी। सीतारमण जी के ऊपर कौन है? मोदी जी। मोदी जी के ऊपर कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऊपर तो फिर उन्होंने सभी है ना। फिर इनके नीचे आते हैं, जेसीआईटी। जेसीआईटी का मतलब क्या होता है? जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके नीचे आते हैं एसीआईटी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, इस लेवल पर क्या होता है? असिस्टेंट भी बोलते हैं या डीसीआईटी भी बोलते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर इनके नीचे थोड़े बहुत छोटे मोटे लोग आ जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, है ना। फिर उनके नीचे आते हैं इंस्पेक्टर्स, है ना। इनके नीचे क्या आ जाते हैं? आपके इंस्पेक्टर आ जाते हैं। तो कोई इंस्पेक्टर आए कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, है ना। ये छोटे मोटे लोग ही होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। जो नोटिस आते हैं ना, नोटिस डिपार्टमेंट से, है ना, जो क्या करते हैं, हमारी चेकिंग करते हैं, वो ये लोग होते हैं, मालूम है? ये
या तो वो कौन होगा, जेसी, या तो वो कौन होगा, एसी। तो सर ये ऊपर के लोग बैठ के क्या करते, ऊपर के लोग बैठ के क्या करते मालूम है, सीआईटी क्या करता है, बहुत सारे जेसीआईटी के काम को देखता है। फिर पीसीआईटी क्या करता है, पीसीआईटी बहुत सारे सीआईटी के काम को देखता है। फिर सीसीआईटी क्या करता है, बहुत सारे पीसीआईटी के काम को देखता है। बहुत सारे सीसीआईटी के काम को कौन देखता है, पीसीसीआईटी। मतलब इन सबका ऐसा होता है। तो जो एक्चुअल में असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट का मतलब हम इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं, चेकिंग। क्या करते हैं, चेकिंग। हमने रिटर्न सही भरा, इनकम सही भरी, टैक्स बताया नहीं बताया, सारे की सारी टैक्स प्रॉपर भरा नहीं भरा, ये सारा काम कौन करता है, जेसीआईटी या फिर एसीआईटी। सो ये मैंने आपको हायरार्की बताई दोस्तों, ये होती है हायरार्की, याद रहेगा। सबसे नीचे कौन आता है, इंस्पेक्टर, उसके ऊपर आईटीओ, फिर उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर ऊपर आता है जेसीआईटी, फिर आता है सीआईटी, फिर आता है सीसीआईटी, है ना, पीसीआईटी, फिर आएगा सीसीआईटी और फिर पीसीसीआईटी, उसके ऊपर सीबीडीटी या फिर सीबीआई, एंड फिर तो आपको याद ही रहेगा, है ना। ये पूरी हायरार्की थी। तो दोस्तों थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्या किया, आज एक सब्जेक्ट के बारे में, टैक्स के बारे में डिस्कस किया। फिर कल हम समझेंगे कि यार भैया हमारे साथ गलत हो जाता है, कोई ऑफिसर हमारा गलत चेकिंग कर देता है, तो फिर हमारे पास जुडिशरी है, तो हम जुडिशरी का क्या रोल होता है, जुडिशरी किस तरीके से काम करती है, सीधा ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या पहले हाई कोर्ट जाते हैं या फिर कोई से और कोर्ट जाते हैं, ये सारी बातें अपन कहां देखते हैं कल, क्योंकि रोहित सर आ चुके हैं। कौन सी क्लास है अब आपकी, खत्म, अच्छा खत्म है, अरे तो फिर अच्छा दूसरे नए बैच के बच्चे आ रहे हैं क्या, चलो ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय, ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू। विल डिस्कस बेटा, ये जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, ये सारे ऑफिसर्स के बारे में विल डिस्कस, डोंट वरी, है ना। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया, सब क्लियर।